नमस्कार और स्वागत है। अच्छा। कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी ज़रूरी मीटिंग में बैठे हैं या किसी इंटरव्यू में और अचानक आपसे कुछ बोलने के लिए कह दिया जाता है और उस वक्त दिमाग एकदम खाली, सफ़ेद कागज़ जैसा, शब्द ही नहीं मिलते। ये एक बहुत ही आम अनुभव है। तो आज हम इसी चुनौती की गहराई में उतर रहे हैं। हाजिर जवाबी यानी बिना तैयारी के बोलने की कला। हमारे पास थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर किताब का एक हिंदी सारांश है और हमारा मकसद है इसमें दी गई व्यवहारिक तकनीकों को समझना जो किसी को भी एक ज़्यादा आत्मविश्वासी और स्पष्ट वक्ता बना सकती हैं। और ये कौशल आज के दुनिया में, मतलब पेशेवर दुनिया में, पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। चाहे वो टीम मीटिंग हो, क्लाइंट के साथ बातचीत हो या कोई भी नेटवर्किंग इवेंट, अपनी बात को तुरंत और प्रभावी ढंग से रखने की जो क्षमता है वो आपके करियर पर बहुत बड़ा सकारात्मक असर डाल सकती है। और ये सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे व्यक्तिगत संबंधों को भी बेहतर बनाती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिना जानकारी के बोझ तले दबे इस कला में महारत हासिल की जा सकती है। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सारांश में जो सूत्र दिए हैं उनमें से पहला और मुझे लगता है सबसे दिलचस्प सूत्र मानसिकता से जुड़ा है। ये कहता है चिंता को उत्साह में बदलो। ये विचार बहुत शक्तिशाली है कि जब हम घबराते हैं, दिल तेजी से धड़कता है, हथेलियां पसीजती हैं, तो ये शारीरिक लक्षण असल में उत्साह या एक्साइटमेंट के लक्षणों जैसे ही तो होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम उन भावनाओं को नाम क्या देते हैं। नहीं है, इस पर बाकायदा रिसर्च हुई है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक प्रोफेसर है एलिसन वुडब्रुक्स, उन्होंने इस पर एक स्टडी की और उन्होंने पाया कि जिन लोगों को भाषण देने से पहले खुद से ये कहने के लिए कहा गया कि मैं उत्साहित हूँ, उन्होंने उन लोगों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया जिन्हें शांत रहो कहने के लिए कहा गया था। एक मिनट, लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल नहीं होगा। मतलब उस पल में जब हाथ कांप रहे हों, गला सूख रहा हो, तो क्या सिर्फ मैं उत्साहित हूं कहने से दिमाग मान जाता है? ये थोड़ा बनावटी नहीं लगता? नहीं, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। और देखिए, बात सिर्फ शब्द दोहराने की है भी नहीं, इसके पीछे का विज्ञान समझना जरूरी है। जब हम खुद को बताते हैं कि मैं घबरा रहा हूं, तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन छोड़ता है। दिमाग इसे एक खतरे के संकेत के रूप में देखता है और लड़ो या भागो वाली स्थिति में चला जाता है, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता वो कम हो जाती है। लेकिन जब हम उसी शारीरिक अनुभूति को मैं उत्साहित हूं का नाम देते हैं, तो दिमाग उसे एड्रेनालिन की एक उपयोगी लहर के रूप में देखता है, जो हमें उस चुनौती के लिए तैयार कर रही है। आप चिंता को दबाने की कोशिश नहीं कर रहे, जो लगभग असंभव है। आप बस उसकी ऊर्जा को एक अलग, ज्यादा सकारात्मक दिशा दे रहे हैं। उत्साह एक सक्रिय अवस्था है जो प्रदर्शन को बेहतर बनाती है, जबकि शांत होने की कोशिश हमारी ऊर्जा को दबा देती है। अब मैं अपनी पिछली टीम मीटिंग के बारे में सोच रहा हूँ। मुझसे जब अचानक तिमाही नतीजों पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया, तो मैं सच में घबरा गया था। अगर उस वक्त मैं ये सोचता कि वाह, मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, मैं उत्साहित हूँ, तो शायद मैं ज्यादा आत्मविश्वास से बोल पाता। ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो मानसिकता ठीक करने के बाद अगला कदम क्या है? अगला कदम हमारे बोलने के तरीके से जुड़ा है। सारांश में 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। 1, धीमी गति से बोलना। दूसरा, बोलने में ठहराव लाना। और तीसरा, खुद को सुनने की आदत डालना। और ये तीनों एक साथ काम करते हैं। हाँ, ये तो है। जब हम घबराते हैं तो अक्सर बहुत तेजी से बोलने लगते हैं, मानो जल्दी से अपनी बात खत्म करके उस स्थिति से निकलना चाहते हो। धीमी गति से बोलना तो समझ आता है, इससे सोचने का समय मिलता है। लेकिन ये ठहराव या पॉज लेना थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या इससे ऐसा नहीं? बाद 2 सेकंड का गहरा ठहराव लेना और फिर जवाब देना शुरू करना। सिर्फ इस एक बदलाव ने उन्हें इतना आत्मविश्वासी और नियंत्रित दिखाया कि लोगों का उनके प्रति नजरिया ही बदल गया। ठहराव कमजोरी की नहीं, बल्कि नियंत्रण की निशानी है। ये सुनने वाले को भी आपकी बात पर गौर करने का मौका देता है और आपकी बात को ज्यादा वजनदार बनाता है। एक तरह से ये अपने दिमाग को अपने मुंह से आगे निकलने का मौका देने जैसा है। अच्छा, और ये खुद को सुनने वाली बात का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि हम अपनी आवाज पर ध्यान दें? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। इसका मतलब अपनी आवाज की नहीं, आवाज की क्वालिटी पर ध्यान देना नहीं है। खुद को सुनने का मतलब आत्मा आलोचना करना भी नहीं है कि अरे मैंने ये क्या कह दिया। इसका असली मतलब है इस बात पर ध्यान देना कि क्या आपका संदेश स्पष्ट रूप से पहुंच रहा है, क्या आप
विषय पर बने हुए हैं। ये एक रियल टाइम फीडबैक लूप की तरह काम करता है। जब आप बोलते हुए खुद को सुनती हैं तो आप तुरंत सुधार कर सकती हैं, अपनी बात को और साफ कर सकती हैं, या अगर आप भटक रही हैं तो वापस मुद्दे पर आ सकती हैं। ये आपको अपनी ही कही बात में उलझने से बचाता है। ये तो ठीक है कि बोलने की गति पर नियंत्रण हो और हम अपनी बात को सुन भी रहे हों। लेकिन तब क्या, जब दिमाग में कहने के लिए कुछ हो ही ना? मुझे लगता है सारांश में इस खालीपन को भरने के लिए भी एक बहुत अच्छा तरीका बताया गया था। बिल्कुल, और यही इस सारांश का सबसे शक्तिशाली और व्यवहारिक हिस्सा है, संरचना का उपयोग करना। अक्सर जब हमारा दिमाग खाली होता है तो इसलिए नहीं कि हमारे पास विचार नहीं होते, बल्कि इसलिए कि हमें समझ नहीं आता कि उन्हें किस क्रम में रखें, कहाँ से शुरू करें। तनावपूर्ण स्थिति में हमारा दिमाग रचनात्मक रूप से सोचने के बजाय एक बने बनाए रास्ते पर चलना पसंद करता है। और सारांश में इसके लिए एक बहुत ही सरल और प्रभावी ढांचा दिया गया है। प्रॉब्लम, पॉइंट, प्रूफ, यानी समस्या, बिंदु, प्रमाण। इसे थोड़ा और तोड़कर समझते हैं। मान लीजिए मीटिंग में किसी ने आपसे पूछा कि हमारी सेल्स क्यों गिर रही है, तो इस ढांचे का इस्तेमाल कैसे होगा? चलिए आपके उदाहरण को ही लेते हैं। पहला कदम है प्रॉब्लम, यानी समस्या को साफ तौर पे रखना। आप कह सकती हैं, हाँ, ये एक जरूरी सवाल है कि पिछली तिमाही में हमारी बिक्री में गिरावट क्यों आई है। ऐसा करने से आपको दो फायदे होते हैं। एक, आपको सोचने के लिए कुछ सेकंड मिल जाते हैं, और दूसरा, आप ये सुनिश्चित करती हैं कि आप और सवाल पूछने वाला दोनों एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, समस्या को स्पष्ट कर दिया। अब दूसरे कदम पर आते हैं, पॉइंट यानी बिंदु। अब आप अपना मुख्य विचार या विश्लेषण सामने रखेंगी। जैसे, मेरे विश्लेषण के अनुसार इसका मुख्य कारण हमारे एक नए कंपेटिटर का बाजार में आक्रामक तरीके से कीमतें कम करना है। ये आपका मुख्य तर्क है, सीधा, स्पष्ट और संक्षेप। और फिर आखिर में प्रूफ यानी प्रमाण, अपनी बात को साबित करने के लिए। सही। अब आप अपने बिंदु का समर्थन करने के लिए कोई सबूत देंगी। जैसे उदाहरण के लिए, हमारे सबसे बड़े ग्राहक XYZ कॉरपोरेशन ने हमें बताया कि उन्हें हमारे प्रतिस्पर्धी से 15% कम कीमत का ऑफर मिला है। या फिर हमारे सेल्स डेटा से पता चलता है कि जिन क्षेत्रों में ये नया प्रतिस्पर्धी सबसे ज्यादा सक्रिय है, वहीं हमारी बिक्री सबसे ज्यादा गिरी है। इस तरह आपकी बात में तुरंत एक स्पष्टता, एक तर्क और विश्वसनीयता आ जाती है। आपने सिर्फ अपनी राय नहीं दी, बल्कि उसे एक तथ्य से जोड़ा है। ये ढांचा वाकई बहुत कारगर लगता है। लेकिन क्या इसका इस्तेमाल हर जगह किया जा सकता है? कहीं ये बहुत ज्यादा रोबोटिक या बनावटी तो नहीं लगेगा? जैसे अगर कोई दोस्त आपसे किसी निजी मामले पर सलाह मांगे, तो क्या वहां भी आप समस्या बिंदु प्रमाण का इस्तेमाल करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। हर औजार की तरह इसका भी सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। पेशेवर माहौल में जहां स्पष्टता और संक्षिप्तता की कीमत होती है, ये ढांचा शानदार काम करता है। लेकिन अनौपचारिक बातचीत में आप इसे थोड़ा बदल सकती हैं। मान लीजिए कोई दोस्त आपसे पूछता है कि उसे नौकरी बदलनी चाहिए या नहीं। आप कह सकती हैं, तो तुम इस बात को लेकर उलझन में हो कि मौजूदा नौकरी में रहें या नई नौकरी की तलाश करें। ये हो गई समस्या। मुझे लगता है कि तुम्हारी असली चिंता काम में संतुष्टि की कमी है। ये हुआ बिंदु। याद है पिछले हफ्ते तुम बता रही थी कि तुम्हें अपने काम में कोई चुनौती महसूस नहीं हो रही, और ये हो गया प्रमाण। तो यहाँ ढांचा वही है, लेकिन भाषा ज्यादा एम्पैथेटिक और व्यक्तिगत है। ये एक लचीला औजार है। ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार है। तो हमने मानसिकता को समझा, बोलने के तरीके को जाना और विचारों को एक ढांचा देना भी सीख लिया। लेकिन इन सब को असल जिंदगी में उतारना कैसे है? यहीं पर आखिरी सूत्र काम आता है जो इन सबको एक साथ बांधता है, प्रैक्टिस से फ्लुएंसी लाना। हाँ, और ये सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि ये सारी तकनीकें कोई जादुई मंत्र नहीं है। ये कौशल है, और किसी भी कौशल की तरह इन्हें अभ्यास से ही निखारा जा सकता है। और अभ्यास का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप किसी बड़े समूह के सामने औपचारिक प्रस्तुति दें। असल में ऊंचे दाव वाली स्थितियों में अभ्यास करना सबसे खराब तरीका है। तो फिर सही तरीका क्या है? कम दबाव वाली स्थितियों में अभ्यास करना। बिल्कुल, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना होगा। इसे खेल की तरह देखिए। मान लीजिए आप किसी को हाल ही में देखी गई फिल्म की कहानी सुना रही हैं। इसको और मजेदार बनाते हैं। प्रॉब्लम पॉइंट प्रूफ का इस्तेमाल करें। समस्या
ये फिल्म असल में किस बारे में है? बिंदु, मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि इस बारे में है कि कैसे एक व्यक्ति मुश्किल हालात में अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है। प्रमाण, जैसे उस सीन में जब उसके पास आसान रास्ता चुनने का मौका था, लेकिन उसने वो चुना जो सही था, भले ही वो खतरनाक था। इस तरह की छोटी छोटी बातचीत वो अभ्यास का मैदान बन जाती हैं। यह एक बहुत अच्छा सुझाव है। और क्या तरीके हो सकते हैं? आप अपनी टीम की अगली मीटिंग में ये लक्ष्य बना सकती हैं कि आप कम से कम एक बार सोच समझकर इस ढांचे का इस्तेमाल करके अपनी बात रखेंगी। या जब कोई सहकर्मी आपसे किसी जटिल प्रोजेक्ट के बारे में पूछे, तो अपनी बोलने की गति को जानबूझकर धीमा करने और ठहराव का उपयोग करने का अभ्यास करें। जब आप कम दबाव वाली रोजमर्रा की बातचीत में इन तकनीकों का अभ्यास करती हैं, तो वे आपकी आदत बन जाती हैं। इससे आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है, और जब आप किसी ज्यादा दबाव वाली स्थिति में होती हैं, जैसे कोई बड़ा इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन, तो ये तकनीकें स्वाभाविक रूप से आपके काम आती हैं। आपको उनके बारे में सोचना नहीं पड़ता, वे बस आपके संवाद का हिस्सा बन जाती हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? आज की इस पड़ताल से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं वो हैं, पहला, घबराहट की ऊर्जा को एक मौके के तौर पर देखना और अपनी चिंता को उत्साह में बदलना। दूसरा, अपनी बोलने की गति को नियंत्रित करना, ठहराव का इस्तेमाल करना और खुद को सुनना, ताकि आपके दिमाग को सोचने का समय मिले। तीसरा और सबसे जरूरी, अपने विचारों को समस्या बिंदु प्रमाण जैसे एक सरल ढांचे में ढालना, ताकि आपकी बात में तुरंत स्पष्टता और तर्क आ जाए। और आखिर में इन सभी का लगातार कम दबाव वाली स्थितियों में अभ्यास करना। तो निष्कर्ष ये है कि हाजिर जवाबी और प्रभावी ढंग से बोलना कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, बल्कि एक ऐसा कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है और सुधार सकता है। एकदम सही। अगर हम इन सभी सूत्रों को एक साथ देखें, तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। ये मानसिकता से शुरू होती है, मैं तैयार हूँ, फिर शारीरिक तरीके पर आती है, मैं नियंत्रण में हूँ, फिर मानसिक तकनीक पर पहुँचती है, मेरे पास एक योजना है, और अंत में अभ्यास के माध्यम से आदत बन जाती है। ये अब स्वाभाविक है। और ये सिर्फ औपचारिक भाषणों या प्रेजेंटेशंस के लिए नहीं है, ये हर उस बातचीत के लिए है जहाँ स्पष्टता और आत्मविश्वास मायने रखता है, चाहे वो आपके बॉस के साथ हो, आपके परिवार के साथ हो या दोस्तों के साथ। ये अपनी सोच को बेहतर तरीके से व्यक्त करने की कला है। आज की चर्चा इस पर केंद्रित थी कि अपने विचारों को बाहर कैसे प्रस्तुत किया जाए। लेकिन अब मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। सोचने वाली बात यह है कि जब हम जानबूझकर अपने बोलने के तरीके को एक ढांचा देते हैं, जैसे समस्या बिंदु प्रमाण, तो क्या इसका असर सिर्फ हमारे बोलने पर पड़ता है या हमारे सोचने की प्रक्रिया पर भी? क्या अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक संरचना का इस्तेमाल करने से हम असल में उन विचारों को ज्यादा स्पष्ट रूप से सोचने भी लगते हैं? क्या बाहरी स्पष्टता अंदरूनी